हे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट मैं तो काफ़ी शॉक्ड हो गया था जब मुझे इस स्टोरी के बारे में पता चला था। आई रियलाइज्ड कि हम कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। हम चाहे कहीं पर भी चले जाएं, कुछ चीज़ें हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। ये स्टोरी शेयर करी है मनीष ने। थैंक यू सो मच मनीष फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो मनीष जो कि दिल्ली में रहता है, बट जो मनीष की फैमिली है वो कोलकाता में रहती है। मनीष आज से 3 साल पहले कोलकाता में ही रहता था, बट जॉब के चलते मनीष को दिल्ली में आना पड़ा और 3 साल से वो दिल्ली में ही अकेले रह रहे हैं। ऑल्दो मनीष अपनी फैमिली से मिलने कोलकाता अक्सर जाता रहता है। अभी हाल ही में मनीष की बड़ी बहन का एक प्यारा सा बेबी हुआ है और इसी के चलते मनीष डिसाइड करता है कि वो कोलकाता जाएगा, अपनी बड़ी बहन से मिलेगा, उसके बेबी से मिलेगा और एक हफ्ता वहीं पर ही स्पेंड करेगा। मनीष की जॉब हाइब्रिड है, मींस यू कैन वर्क फ्रॉम ऑफिस एंड मन किया तो वर्क फ्रॉम होम एज वेल। मनीष खुद मैनेजर की पोस्ट पर है तो उसको ऐसे रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है, खासकर जब तक जो आपको काम दिया जा रहा है वो अच्छे से हो रहा है। तो मनीष अपना काम अच्छे से कर देता था। उसकी जॉब ऐसे हैक्टिक नहीं है, चिल टाइप की है, तो उसको कभी भी छुट्टी लेने में या फिर वर्क फ्रॉम होम लेने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। और इसी के चलते मनीष डिसाइड करता है कि वो 7 दिन के लिए वर्क फ्रॉम होम ले लेगा। अभी फ्राइडे का दिन था तो अभी सैटरडे संडे, इसके बाद जो 5 दिन होंगे वो वर्क फ्रॉम होम होंगे, फिर सैटरडे संडे आएगा और फिर 2 दिन की और उसने वर्क फ्रॉम होम के लिए एप्लीकेशन डाल दी थी, विच मीन्स उसके पास अप्रॉक्सीमेट 10-12 दिन थे। अब मनीष जल्दी से कोलकाता के लिए फ़्लाइट बुक करता है और पैकिंग करना शुरू कर देता है। अगले दिन मनीष एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। मनीष अब वेटिंग एरिया में वेट कर रहा होता है अपनी फ़्लाइट का। एक्चुअली वो थोड़ा पहले ही पहुंच गया था तो वेटिंग एरिया में जस्ट वेट कर रहा है। करीबन आधा घंटा वेट करने के बाद मनीष सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके फाइनली फ़्लाइट में जाकर बैठ जाता है। मनीष को विंडो सीट मिली होती है और उसके बगल में 2 सीट्स खाली होती है। उस टाइम तक तो खाली रहती है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे लोग फ्लाइट में आने लगते हैं वो जो बगल वाली सीट होती है उधर भी एक कपल बैठ जाता है, एक बूढ़ी सी आंटी और एक बूढ़े से अंकल जिनकी एज करीबन 50 से 60 साल के बीच की थी। अब मनीष नॉर्मली ऐसे बैठा होता है और उसको ना एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, एक दुर्गंध। मनीष को समझ नहीं आता कि ये स्मेल आ कहाँ से रही है। फ़्लाइट में वो फ्रिक्वेंट फ्लायर था तो ऐसी स्मेल उसे कभी नहीं आई थी। वो आगे पीछे चेक करता है कि कुछ सड़ तो नहीं रहा है, कि कहाँ से आ रही है ये स्मेल। जब वो आगे पीछे देखता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि ये जो स्मेल है ये मनीष को उसके बगल से आ रही है। एक्चुअली जो अंकल होते हैं उनके पास एक बैग होता है और बैग के अंदर से ये स्मेल आ रही होती है। और ये स्मेल ना लिटरली इतनी बुरी थी कि मनीष से सहा नहीं जा रहा था। बट वो रूड भी साउंड नहीं करना चाहता था, वो नहीं बोलना चाहता था कि अंकल जी आपसे बहुत स्मेल आ रही है या आपके बैग से बहुत स्मेल आ रही है, आप इसी साइड रखो। वो नहीं चाहता था कि ऐसे बोले, और उससे बोला भी नहीं चाहता। तो बस ऐसे अपना नाक कवर करके बैठ जाता है। अब मनीष ऐसे बैठा ही था कि वो एक चीज़ नोटिस करता है कि जो बगल में अंकल और आंटी जी बैठे हुए हैं वो मनीष को ही देखे जा रहे हैं, लाइक सीधा एकदम बस ऐसे घूरे जा रहे हैं उसे। मनीष को समझ नहीं आता कि ये मुझे क्यों घूर रहे हैं। क्या जो मैं अपना ऐसे नाक वाक कवर करके बैठा हूँ क्या इन्हें ऑकवर्ड लग रहा है? क्या इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं इनको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा? उनके फेस में ऐसा लुक आ रहा था, वो ऐसे हंस के नहीं देख रहे थे, बहुत सीरियस फेस के साथ मनीष को घूर रहे थे। मनीष थोड़ी देर के लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है और मनीष को ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि वो मेरे को नहीं बल्कि विंडो को देख रहे हो। आप अक्सर जब प्लेन में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल करते हो तो वो एक एक्सपीरियंस अलग ही होता है। आप हमेशा विंडो से बाहर देख रहे होते हो, आप बाहर के नज़ारे देख रहे होते हो, उन्हें चेरिश कर रहे होते हो। शायद उनका भी फ़र्स्ट टाइम होगा, शायद अंकल आंटी इसलिए विंडो से बाहर देख रहे होंगे। बट मनीष का भी ये जो भ्रम होता है ये जल्दी ही टूट जाता है, क्योंकि जब वो देखता है कि वो विंडो से बाहर नहीं देख रहे, वो लिटरली मनीष को ही देख रहे हैं। तो मनीष को भी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल लगने लग जाता है और वो बस विंडो साइड ऐसे घूम जाता है पूरा, और विंडो से अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर देता है। और देखते ही देखते मनीष को नींद आ जाती है। नींद में मनीष को आता है एक सपना। मनीष को दिखता है कि मनीष कोलकाता में पहुंच चुका है। वो अपने घर में एंटर करता है बट उसके घर में कोई नहीं होता। मनीष का घर ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई भूत बंगला हो। कई सारे जाले, धूल मिट्टी से भरा उसका रूम और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई लाइट नहीं, पूरा अंधेरा ही अंधेरा। मनीष अपने घर में एंटर करता है और काफ़ी तेज़ आवाज़ मार रहा होता है, अपनी फैमिली को बुला रहा होता है, अपने मॉम डैड को
वो ज़ोर ज़ोर से बुला रहा होता है कि मतलब कोई सुन ले और कोई तो बाहर आ जाए, बट सामने से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। मनीष थोड़ा और अंदर की तरफ जाता है और वो बहुत सारे जाले होते हैं, उन्हें कैसे कैसे करके हटाता है और वो किचन की साइड देखता है। तो उसे देखने को मिलता है कि किचन में उसके मॉम डैड होते हैं, बट वो फ्लोर पे गिरे पड़े होते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अब ज़िंदा नहीं है, वो उनकी बॉडी पड़ी हुई है और उनकी बॉडी के पास एक लड़का होता है जो कि ऐसे ऐसे घुटने के बल पे ऐसे बैठा होता है और ऐसे उसके हेड डाउन होता है और वो रो रहा होता है। मनीष को कुछ समझ नहीं आता। मनीष धीरे धीरे किचन के पास पहुंचता है। वो देखता है तो उसके पेरेंट्स बिल्कुल अनकॉन्शियस स्टेट में पड़े हुए हैं और वो लड़का रोए जा रहा है। थोड़ी देर बाद वो लड़का रोना बंद कर देता है और वो ऐसे धीरे से अपना सर ऊपर की साइड उठाता है और ऐसे गुस्से से मनीष को देखता है। उसके हाथ में एक चाकू सा होता है। मनीष उस लड़के को देख के बहुत डर जाता है और वो लड़का एकदम भागते हुए आता है, अलग ही स्पीड में, मतलब इंसान इतनी स्पीड में भाग ही नहीं सकता, इस स्पीड में वो भाग के आता है और मनीष पे सीधा अटैक कर देता है। जैसे वो अटैक करता है मनीष एकदम से ऐसे उठ जाता है, उसकी एकदम आंखें खुल जाती है। प्लेन के अंदर जहाँ पर इतना एसी होता है, इतनी ठंडी होती है, उस समय भी मनीष एकदम पसीना पसीना हो गया था। उसको ये सपना इतना डरावना लगा था। वो पूरा पसीना पसीना हो चुका है, वो उसकी धड़कनें बहुत तेज़ चल रही है और वो ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है। वो जैसे थोड़ा सा अपनी राइट साइड मुड़ता है पानी के लिए, वो देखता है कि वो जो अंकल और आंटी है अभी भी मनीष को घूर रहे हैं और वो बस घूरे जा रहे हैं। मनीष को बहुत अजीब लगता है। उन्हें मनीष को समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों घूर रहे हैं, मैं इनसे क्या पूछूं, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कि तभी जो अंकल होते हैं वो मनीष के ऐसे पास आके मनीष को बोलते हैं, बेटा अभी तुम्हें कोई सपना आया था ना। मनीष को बड़ा अजीब सा लग रहा है, ये अंकल मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं। मनीष कोई जवाब नहीं देता है। अंकल आगे और बोलते हैं कि बेटा सपने में कोई बच्चा आया था, कोई छोटा सा बच्चा, और अगर आया था ना तो तुम सो जाओ वापस से और उस बच्चे से बात करो। अब मनीष उनकी उम्र का लिहाज ना करके गुस्से में बोलता है कि क्या बोल रहे हो आपको कुछ समझ भी आ रहा है, और आपको कैसे पता कि मुझे ये सब सपने में आ रहा था, मुझे घूरे क्यों जा रहे हो तब से। कि तभी वो आंटी बोल पड़ती है, रे छोरे तेरे सपने में हमारा लड़का आया था और हमको उससे बात करनी है, इसलिए तू सो जा, क्योंकि तू ही है जो हमारी उससे बात करवा सके है। मनीष अब बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो परेशान हो जाता है इन दोनों से कि ये क्या बातें कर रहे हैं। वो एकदम से उठ जाता है और चिल्ला चिल्ला के स्टाफ को बुलाता है। जब स्टाफ वहाँ आते हैं तो उन्हें बताते हैं कि कैसे ये दोनों मनीष को परेशान कर रहे हैं, तब से घूरे जा रहे हैं और ये अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, जिस पे स्टाफ वाले कैसे तो करके मनीष को शांत करते हैं और उसके बाद मनीष को पीछे वाली सीट, जो एक सीट खाली होती है, वहाँ पर बिठा देते हैं। मनीष अब उस सीट में जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि इन दोनों को कैसे पता ये सब सपने वाली बात और ये बच्चे वाली बात। ये आंटी क्या बोल रही थी कि उसका बच्चा है जो मेरे सपने में आया, उसे बच्चे से बात कुछ समझ नहीं आ रहा था, सेंस नहीं बन पा रही थी इन सब बातों की। मनीष अब ये सब सोच ही रहा था कि वो एक बार इन दोनों को फिर देखता है और ये दोनों एकदम ऐसे मुड़कर मनीष को घूर रहे होते हैं। मनीष के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था, मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस उसका पहली बार था। उसे कभी भी किसी ने इस तरीके से ना तो बात करी, ना उसके साथ ऐसी चीज़ें हुई कि कोई उसे थ्रू आउट द फ्लाइट घूरे जा रहा है और ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और उसको ऐसा अजीब सा सपना आना, ये सब बातें बहुत ज़्यादा अजीब थी। बट वो कोलकाता से था, उसके पास ऐसे कई किस्से थे, तो उसको ये भी डर था कि कहीं कहीं इन दोनों ने मनीष के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो। कैसे कैसे करके मनीष वहाँ पे जो फ़्लाइट वाला टाइम होता है वो गुजारता है। एंड फाइनली जब फ़्लाइट कोलकाता पहुँच जाती है, वो बस वहाँ से भागता है। वो ऐसे स्पीड में निकल जाता है। उसे दिख रहा है, वो साइड आई से देख लेता है कि वो दोनों मनीष के पीछे आ रहे हैं उनसे बात करने के लिए, उसे रोकने के लिए, बट मनीष एकदम स्पीड में चल रहा है ताकि वो दोनों से पकड़ ना पाए। मनीष एकदम यंग एज में अभी, और वो दोनों काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, तो उनकी भी स्पीड बहुत स्लो थी, वो इतनी तेज़ नहीं चल पा रहे थे, जिसकी वजह से मनीष अब काफ़ी आगे आ जाता है। और फाइनली एक टाइम आता है जब वो दोनों मनीष को दिखना बंद हो जाते हैं, मतलब कि वो बहुत दूर रह गए थे। अब मनीष एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो टैक्सी लेता है और सीधा अपने घर के लिए निकल पड़ता है। मनीष घर पहुंचता है, वहाँ पे घर वाले उसको देखकर बहुत खुश होते हैं। घर पहुंचकर मनीष अब पुरानी सारे जो किस्से थे वो सब भूल जाता है। अब उसे मैटर भी नहीं करता कौन थे अंकल आंटी, क्यों, ये सब छोड़ो, जाने दो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन बातों का। ये सोचकर मनीष उन बातों को वहीं भूल जाता है। वो घर पे आता है, मॉम डैड के साथ मिलता है, खाना खाता है, और मॉम डैड ने अपने हाथों से खाना बनाया था, मम्मी ने बनाया था अपने हाथों से खाना। और मनीष माँ के हाथ का खाना कैसे मिस कर सकता है, मतलब इतने टाइम बाद आया है तो अच्छे से खा रहा है और दुनिया भर की बातें इनके पास और वो कर रहे हैं।
अब फाइनली खाना खाने के बाद, सारी बातें करने के बाद मनीष सोने के लिए चला जाता है। वो अपने रूम में जाता है और वहाँ पे आराम से सो जाता है। अगला दिन होता है। अगले दिन मनीष को अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर जाना था। मनीष नेक्स्ट डे अपनी बहन के घर जाता है। उनके घर में मनीष की बहन होती है, मनीष की बहन का हस्बैंड होता है और एक प्यारा सा क्यूट सा बेबी होता है। मनीष जाके उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और करीबन रात तक वहाँ पर रुकता है और रात को वापस अपने घर आ जाता है। जब वो घर वापस आता है तो जो रास्ता होता है, पता नहीं क्यों, बट जब वो ऐसे कैब में बैठा हुआ है और अपने घर की साइड आ रहा है, उसको ऐसा लगता है जैसे वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है कैब में। कौन है नहीं पता, बट एक टाइम बाद मनीष को एक स्मेल आने लगती है और ये वही स्मेल थी जो उसको फ़्लाइट में उस आदमी के बैग से आ रही थी। मनीष एकदम से डर जाता है। उसको वापस से सारे फ्लैशबैक आ जाते हैं। उसको वापस से पुरानी बातें याद आ जाती है कि ये तो वही दुर्गंध है, ये वही दुर्गंध है, ये उस आदमी से आ रही थी। और ये इतनी गंदी दुर्गंध थी, इतनी अजीब सी थी कि मतलब मनीष की ज़िंदगी में ये सिर्फ एक ही बार ऐसी स्मेल आई थी और वो उस आदमी से आई थी। तो ऐसा नॉर्मल नहीं था कि यहाँ पे भी ऐसी स्मेल आ रही है, कहीं और पे भी आ जाए, ऐसा नहीं था। जैसे वो स्मेल हिट करी उसे सीधा वो आदमी याद आया था। मनीष बहुत डर गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो कैब में बैठा है और उसको किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। मनीष इतना डर गया था कि मनीष कैब के जो ड्राइवर था उसके बगल में जाके बैठ जाता है। पहले वो पीछे बैठा हुआ था बट उसे इतना डर लग रहा था कि वो बगल में जाके बैठ जाता है और कैसे तो टाइम, मतलब जो ये पूरा टाइम था उसको ख़त्म करने के लिए वो कैब ड्राइवर से ऐसे बातें करना शुरू कर देता है। और बातें करते करते फाइनली वो अपने घर पे पहुंच जाता है। जब वो घर पहुंचता है, वो घर के अंदर जाता है और घर के अंदर भी उसको वही स्मेल आ रही होती है। मनीष बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कि ये स्मेल आ कैसे रही है जब आगे पीछे कोई है ही नहीं, कि कहाँ से आ रही है। वो अपने मॉम डैड से पूछता है कि आपको कोई ऐसी गंदी सी स्मेल आ रही है। वो बोलते नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा। मनीष को वो आ रही थी। अब मनीष बहुत परेशान हो जाता है। उसके लिटरली सर में दर्द होने लग गया था। वो घर पे बताता है कि मेरे सर दर्द हो रहा है। तो घर वालों को ये लगता है कि सुबह से इतना हेक्टिक इसका शेड्यूल था, अब सीधा बहन के वहाँ गया, अब रात को आया है और कल भी इसने इतना ट्रैवल किया तो उस वजह से हो रहा होगा। बट वो रीज़न नहीं था। मनीष को पता था कि रीज़न वो नहीं है। एक्चुअल में तो जो स्मेल है, जो इतनी हार्ड स्मेल है, उसकी वजह से उसका सर दर्द हो रहा है। वो जाके अपने रूम में बैठ जाता है और बस अब चेंज वेंज करके सोचता है कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेस्ट करने जाता है। जैसे वो आंखें बंद करता है, उसको वापस से वही लड़का दिखाई दे रहा है। वही लड़का जो किचन में मॉम डैड के साथ बैठा हुआ था। वही लड़का जो फ्लाइट में वो जो अंकल और आंटी थे जो क्लेम कर रहे थे कि वो उनका बेटा है और उनको उससे बात करनी है, वही लड़का मनीष को दिखाई दे रहा है। और वो ऐसे मनीष को आकर बोल रहा है कि मुझे मेरे माँ और बापू से बात करनी है, तू मुझे उनसे बात करवाएगा, और अगर तू मेरी बात नहीं करवा सकता तो मैं तेरी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। वो ऐसे कह रहा था। मनीष कैसे तो आंख खोल देता है। आंख खोलता है तो सब कुछ ठीक होता है, मतलब आगे पीछे सब सही है। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करता था उसे वही लड़का दिखाई देता था और वो मनीष से बातें कर रहा है। वो लिटरली उसे बोल रहा है कि तू मेरे मॉम डैड से मेरी बात करवा। मनीष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनीष अपने मॉम डैड को बुलाता है। मॉम डैड को पूरी सारी कहानी बताता है शुरू से, जो वो अंकल आंटी ने उसे कहा, जो उसके बाद उसे स्मेल आने लगी, जो उसे अब दिखाई दे रहा है, वो सब। अंकल आंटी जैसे ही ये सब सुनते हैं वो समझ जाते हैं कि मनीष के ऊपर हो ना हो उन दोनों ने कुछ तो किया है, कुछ तो गलत किया है। वो एक तांत्रिक को जानते थे। मनीष के मॉम डैड सीधा उन तांत्रिक को कॉल करते हैं। वो बोलता है कि सुबह होने दो, मैं आता हूँ और फिर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है आपके बेटे के साथ। ऐसा ही होता है। सुबह होती है, तांत्रिक जब वो आता है तांत्रिक को भी वही स्मेल आती है, वही सेम स्मेल जो मनीष को आ रही थी। तांत्रिक पूछते हैं कि ये स्मेल ऐसे कुछ सड़ने की है, कुछ बहुत भारी सी, बहुत अजीब सी। मनीष बोलता है हाँ, ये वही स्मेल है जो मुझे आ रही है, जो मुझे पिछले एक दिन से आ रही है। तांत्रिक वहाँ पे बैठते हैं और वो मनीष को भी साथ में बिठाते हैं। जो अंकल आंटी होते हैं वो बाहर होते हैं। ये सब मनीष के रूम में हो रहा होता है। मनीष के रूम में बैठते हैं। तांत्रिक कुछ चिकन मंगाते हैं और चिकन को ऐसे साथ में रख देते हैं अपने एक थाली में, और मनीष को बोलते हैं कि अब जो मंत्र मैं बोलने वाला हूँ वही सेम मंत्र तुम मेरे साथ रिपीट करोगे। मनीष ऐसा ही करता है। तांत्रिक जो मंत्र बोलते थे मनीष वही रिपीट करता था और बीच बीच में ऐसे चिकन हाथ में ऐसे उठाता था और फिर रख देता था। ये चीज़ करीबन आधे एक घंटे तक चली और उसके बाद एकदम से मनीष को वो स्मेल आना बंद हो गई थी। तांत्रिक बाद में जो मॉम डैड होते हैं मनीष के, उनको भी बुला देते हैं और फिर बताते हैं कि जब मनीष फ़्लाइट में था
तो वो जो बूढ़े अंकल आंटी थे उन्होंने मनीष के ऊपर काला जादू कर दिया था। उसके जो बाल थे उसको लेकर उन्होंने काला जादू कर दिया था और उसी काले जादू की वजह से वो जो लड़का था वो मनीष के सपनों में आया था। ऑल्दो वो जो अंकल और आंटी थे, जो बूढ़े अंकल आंटी थे, वो कुछ ऐसा मनीष का नुकसान नहीं करना चाहते थे। वो सिर्फ अपने बच्चे से कांटेक्ट करना चाहते थे और वो तभी हो पाता जब वो बच्चे की आत्मा मनीष के अंदर आ पाती, तभी वो मनीष से बातें कर सकते थे, या यूँ कहो कि अपने बच्चे से बातें कर सकते थे जो कि मनीष की बॉडी के अंदर होता। बट मनीष ने मतलब ये सब चीज़ें नहीं करी जो कह रहे थे ना कि सो जाओ वापस से और वो आएगा हमारी बात कराओ, वो सब मनीष ने नहीं करा। मनीष ने तो स्टाफ को बताकर अपनी सीट चेंज करवा दी थी, जिसकी वजह से जो वो अंकल आंटी चाहते थे वो अधूरा रह गया था। और उसी वजह से वो जो बच्चा था वो मनीष के साथ ही कहीं ना कहीं अटैच हो गया था और वो निकल नहीं पाया। वो ना तो मनीष की बॉडी में आ पाया और ना ही वो मतलब उससे अलग हो पाया। इसीलिए वो बार बार मनीष जब भी आंखें बंद कर रहा है या सोने की कोशिश कर रहा है मनीष को दिखाई दे रहा था। बट अब तांत्रिक ने सब कुछ ठीक कर दिया, मतलब अब मनीष को कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी वो काला जादू ये सब कर रहा था वो सब अब असर नहीं करेगा। तांत्रिक ने सब कुछ सही कर दिया था। मनीष को एक धागा पहनाते हैं वो काले रंग का और बोलते हैं कि इस धागे को अपने से अलग मत करना, और फिर ये बोलकर तांत्रिक जी वहाँ से चले जाते हैं। और मनीष ने भी आज तक वो धागा अपने से अलग नहीं किया और अब सब कुछ सही है। मनीष को ना तो उसके बाद कोई ऐसा सपना आया, ना तो कोई ऐसी स्मेल आई। तो ये था गाइस मनीष का एक्सपीरियंस। मतलब इस स्टोरी को सबसे अजीब ये चीज़ बनाती है कि वो हुआ कहाँ पर था, लिटरली प्लेन में। सोचो आप कि घर के अंदर, गलियों में, जंगलों में, यहाँ सब तो सुना है, बट प्लेन में भी आजकल ये सब होता है काला जादू। और मतलब कि आप कहीं पर भी सेफ़ नहीं हो। और एक तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, मनीष की नहीं बट हाँ एक ऐसी रैंडम वीडियो थी जो कि बहुत ज़्यादा सरफेस करी थी। उसमें ऐसे लाइन में बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, एक औरत खड़ी होती है और ये शायद एयरपोर्ट की लाइन होती है, और पीछे एक औरत होती है जो उसके ऐसे बाल निकाल देती है। वो औरत ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, उसे लिटरली कोई आइडिया ही नहीं होता। लेकिन ये सब सीसीटीवी में कैप्चर हो जाता है और वही फुटेज काफ़ी वायरल हुई थी। और सबको पता है कि अगर कोई ऐसे एकदम बाल निकाल रहा है, और वो लड़की जो औरत थी जिसने वो बाल निकाला था वो भी काफ़ी शेडी सी दिख रही थी, मतलब देखते ही पता चल जाएगी ये तो कुछ उल्टा सीधा करेगी। तो मतलब आप समझ रहे हो, ध्यान रखो भाई अपना, क्योंकि कोई कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।